गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव की, जहां ना बड़ी बड़ी इमारतें थी, ना चमक दमक। साध संगत, बस कच्चे रास्ते थे, खेत थे और मेहनत से चलने वाली जिंदगियां थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था साध संगत, जिसका नाम साध संगत जी ऋतिक था। ऋतिक की उम्र साध संगत उस समय सिर्फ 17 साल की थी। साध संगत, उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी समझदारी थी। वो अपने माता पिता के साथ रहता था और वही उसके पूरे संसार थे। साध संगत, ऋतिक अपने माता पिता के इकलौते संतान था। ना कोई भाई, ना कोई बहन। ऋतिक का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ना पक्के के मकान थे, ना खेत, ना कोई जमा पूंजी। साध संगत, वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो मिट्टी और फूस से बनी थी। बरसात में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर तक आ जाती थी। लेकिन उस झोपड़ी में एक चीज हमेशा मौजूद रहती थी, सुकून। साध संगत, ऋतिक के माता पिता दोनों खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सुबह अंधेरा हटने से पहले ही वो उठ जाते। साध संगत, थोड़ा सा सूखा खाना खाते और फिर काम पर निकल जाते। दिन भर धूप, ठंड और थकान झेलकर वो खुद भी कमाते, उसी से घर का गुजारा चलता था। साध संगत, हालांकि वो गरीब थे, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी सोच थी। साध संगत, वह कहते थे, हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा। इसी सोच के कारण ऋतिक को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा जाता था। साध संगत, ऋतिक उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। स्कूल की फीस भले ही कम थी, लेकिन किताबें, कॉपियाँ और कपड़े जुटाना उसके माता पिता के लिए आसान नहीं था। साध संगत, कई बार वे खुद नए कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन ऋतिक की पढ़ाई में कोई कमी न आने देते। साध संगत जी, ऋतिक भी अपने माता पिता की मेहनत समझता था। वो पढ़ाई में मन लगाता था, स्कूल समय पर जाता था और घर आकर माता पिता के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। साध संगत जी, कभी पानी भर लाता, कभी लकड़ियां जमा कर देता। उनकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन खुशी थी। साध संगत, शाम को तीनों लोग झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें करते, दिन भर की थकान भूल जाते। उसके माता पिता उसे सपने दिखाते, एक बेहतर भविष्य के। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। साध संगत, एक समय ऐसा आया जब गांव में मजदूरी के अवसर खत्म हो गए। साध संगत, खेतों में काम कम हो गया था। जिन लोगों की रोजी रोटी मजदूरी पर टिकी थी, उन्हें अब पास के शहर जाना पड़ता था। साध संगत, गांव के मजदूर सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर शाम जाते। साध संगत, शहर जाते और शाम को लौटते। ऋतिक के माता पिता भी मजबूरी में उन्हें के साथ जाने लगे। वह जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं है। साध संगत, लेकिन पेट की आग इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। साध संगत, एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था। सुबह सुबह घनी धुंध छाई हुई थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साध संगत जी, उस दिन भी ऋतिक रोज की तरह तैयार होकर स्कूल चला गया। माता पिता भी मजदूरी के लिए निकल पड़े। वे गांव के बाकी मजदूरों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गए। ट्रॉली धीरे धीरे गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। साध संगत, धुंध इतनी ज्यादा थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गांव से थोड़ी ही दूरी पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर, साध संगत जी, ट्रॉली पलट गई। सब कुछ एक पल में हो गया। चीख पुकार मच गई। साध संगत,
लोग इधर उधर गिर पड़े। ट्रॉली कच्चे रास्ते से नीचे उतर गई। ये भयानक दुर्घटना में ऋतिक के माता पिता और गांव के एक दो अन्य मजदूरों की मौके पर ही सत्संगत जी देहांत हो गया। जब ये खबर गांव पहुंची तो जैसे पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। सत्संगत हर घर में दुख फैल गया। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर डर। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर ऋतिक के माता पिता और बाकी मृतकों के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। सत्संगत चिंताएं सजाए गई। सत्संगत उधर ऋतिक को ये सब की तरह सत्संगत खबर थी। वो स्कूल में था, अपने कॉपी में कुछ लिख रहा था, शायद अपने भविष्य के सपने की तरह एक छोटा सा कदम बढ़ा रहा था। जब स्कूल खत्म हुआ तो वो रोज की तरह घर की ओर चला, लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उन्हें देखा कि वहाँ बहुत सारे गांव वाले खड़े हैं। ये देखकर सत्संगत ऋतिक थोड़ा घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आज उसके घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है। सत्संगत वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही सत्संगत उसने पास जाकर देखा, उसके माता पिता की सत्संगत जी लिपटी हुई थी, जमीन पर रखी थी। उस पर सत्संगत ऋतिक की दुनिया टूट गई। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास गया। उन्हें सत्संगत जी झूम लगा, रोने लगा। सत्संगत जी ऋतिक जोर जोर से रो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या कोई बुरा सपना। गांव के लोग सत्संगत उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग जिसकी उम्र करीब 50 साल थी, सत्संगत, उन्होंने ऋतिक को अपने पास बैठाया, उसे चुप कराने की कोशिश की। अंतिम संस्कार हुआ। माँ बाप की चिता जली और उसी आग के साथ सत्संगत जी ऋतिक का बचपन भी जल गया। संस्कार के बाद धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग वहीं रुके रहे। सत्संगत ऋतिक की झोपड़ी के बाहर ऋतिक चुपचाप बैठा था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। ऋतिक की आंखें लाल हो चुकी थी। आंसू बहते बहते थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सत्संगत उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा टूट चुका था। बुजुर्ग चुपचाप पास ही बैठे थे। सत्संगत वे ऋतिक को देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। सत्संगत वे जानते थे कि इस समय शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ देर तक सिर्फ ऋतिक के रोने की आवाज आती रही। फिर सत्संगत अचानक ऋतिक फूट फूट कर रो पड़ा। सत्संगत उसकी सिसकियां और तेज हो गई। वो आसमान की ओर देखकर बोलने लगा। सत्संगत जी वो आसमान की ओर देखकर बोलने लगा, भगवान, अगर आप हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था, लाचारी थी। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरे बाप ही तो सब कुछ थे मेरे लिए, वही मेरा सहारा थे, वही मेरी दुनिया थी। आपने मुझसे वही छीन लिया। ऋतिक अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। अब मेरे पास है ही क्या? न पैसा, न कोई अपना। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन। सत्संगत उसकी आवाज टूट रही थी। हर शब्द के साथ उसका दर्द बाहर आ रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से अपना हाथ ऋतिक के कंधे पर रखा। उनका स्पर्श बहुत साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन था। सत्संगत वे शांत आवाज में बोले, बेटा रो, दिल हल्का हो जाए तब बात करेंगे। सत्संगत जी ऋतिक बहुत देर तक रोता रहा, मानो उसके अंदर जितना भी दुख था सब आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। सत्संगत कुछ समय बाद उसकी सिसकियां धीमी पड़ने लगी। वो थक कर चुप हो गया। सत्संगत तभी बुजुर्ग ने धीरे से बोलना शुरू किया, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तू बहुत दुखी है, और सच कहूँ तो मेरे इस दुख और पीड़ा को मैं भी मिटा नहीं सकता। ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्संगत
वो बस जमीन की तरफ देखता रहा। बुजुर्ग बोले, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बता सकता हूँ सत्संगत जी। अगर तू उन बातों को समझ ले, उन पर अमल कर ले, तो शायद तुझे अपने जीवन को समझने में थोड़ी मदद मिल जाए। सत्संगत ऋतिक अब भी चुप था, लेकिन वो ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये सच है कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। हम उन्हीं से जन्म लेते हैं, वही हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वही हमें संस्कार देते हैं। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन एक और सच्चाई है सत्संगत, जो बहुत कड़वी और जिसे हर इंसान को कभी न कभी स्वीकार करना पड़ता है। ऋतिक ने हल्का सा सिर उठाया। बुजुर्ग बोले, इस दुनिया में कोई भी जीवन भर किसी का साथ नहीं रहता। ये सुनकर ऋतिक के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। बुजुर्ग आगे बोले, किसी के माता पिता जल्दी चले जाते हैं, किसी के बूढ़े होने के बाद किसी की संतान माता पिता से पहले चली जाती है सत्संगत जी, और किसी की माता पिता के साथ संगत जी जल्दी हो जाती है, बच्चा अकेला रह जाता है। उन्होंने ऋतिक की ओर देखा, जैसे आज तू है। ऋतिक की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बुजुर्ग बोले, बेटा, इस पूरे संसार में कोई भी इंसान तेरा पूरा साथ नहीं देगा। न माता पिता, न पत्नी, न संतान, न भाई बहन, न दोस्त। ये बात जितनी जल्दी इंसान समझ ले, उतना ही कम दुखी होता है। सत्संगत जी, ऋतिक सिर झुकाए बैठा था। उसके दिल में ये बातें उतर रही थी, लेकिन बहुत भारी लग रही थी सत्संगत जी। बुजुर्ग ने कहा, हम सबको अंत में अकेले ही जीना होगा। अगर हम अपना जीवन किसी और के सहारे जीते हैं, तो उस सहारे के चले जाने के बाद हमारा जीवन दुखों और से भर जाता है सत्संगत ऋतिक ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बाबा, मेरे तो माता पिता ही मेरा सहारे थे। बुजुर्ग ने शांति से कहा, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है बेटा। जब इंसान किसी और को अपना सहारा बना लेता है, तो वो कमज़ोर होता जाता है। फिर उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, सत्संगत, बेटा, अपना सहारा खुद बनो। ये शब्द ऋतिक के दिल में उतर गए सत्संगत। बुजुर्ग बोले, किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद तब टूटती है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है सत्संगत। और कभी भी अपने मन की भावनाओं में मत डूबना। भावनाएं इंसान को कमज़ोर बनाती है। ऋतिक ध्यान से सुन रहा था। जिस दिन तू ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लेगा, खुद का सहारा बनना, किसी से उम्मीद न रखना और भावनाओं में ना बहना सत्संगत, उस दिन से तुझे एक अलग ही शांति मिलेगी। बुजुर्ग की आवाज़ में विश्वास था। तेरे दुख तुझे छोटे लगने लगेंगे। तुझे लगेगा मानो दुख है ही नहीं, क्योंकि सत्संगत, तब तू जो करेगा अपने लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं। सत्संगत जी, ऋतिक पहली बार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया सत्संगत, लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता आ गई सत्संगत। वो बोला, बाबा, आपकी बातें सही है, मैं समझ सकता हूँ। फिर उसकी आवाज़ भर आई गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई काम नहीं है, बस ये एक झोपड़ी है। अब स्कूल भी छूट जाएगा, मैं आगे क्या करूँगा? बुजुर्ग ने बहुत गंभीरता से कहा, बेटा, आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। पीछे जो हो गया उसे भूलना पड़ेगा। अब आगे का जीवन जीना होगा सत्संगत। तुझे अब काम करना होगा, क्योंकि काम करेगा तभी पेट भरेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यहाँ गांव में कोई तेरी मदद नहीं करेगा, और मैंने तुझे सिखाया है, किसी से उम्मीद मत रखना। ऋतिक ने पूछा, तो बाबा, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, गांव में अब कोई काम नहीं है, क्यों ना तू पास शहर चला जाए। तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ऋतिक ने उदास होकर कहा, बाबा, मेरे पास शहर जाने के लिए भी कुछ नहीं है।
बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, थोड़ी देर तक जेब टटोली, फिर उन्होंने एक 5 का नोट निकाला और ऋतिक के हाथ में रख दिया। सास सिंगर, बेटा मेरे पास बस इतने ही हैं, इन्हें रख ले, शहर जा और अपने दम पर अपना जीवन जी। ऋतिक उस नोट को देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं थी, अब उनमें संकल्प था। वो खड़ा हुआ और बहुत दृढ़ आवाज में बोला, बाबा जी, आज से मैं अपना सहारा खुद बनूंगा, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। बुजुर्ग ने उसे गले लगाया, जा बेटा और अपना जीवन खुशी खुशी जी। ऋतिक ने पहली बार उस दिन अपने आंसू पोंछे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब रोना नहीं, अब झुकना नहीं, अब खुद के दम पर जीना है। और इसी फैसले के साथ ऋतिक की सोच बदल चुकी थी। सास संगत, अगली सुबह अभी ठीक से उजली भी नहीं हुई थी। आसमान में हल्की सी धुंध छाई हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी। सास संगत जी, ऋतिक अपने झोपड़े के सामने खड़ा था। उसके कंधे पर एक पुरानी सी पोटली टंगी थी, जिसमें उसके कुछ कपड़े बंधे हुए थे। सास संगत, वो झोपड़ी को एकदम देख रहा था। यही वो जगह थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। यही वो जगह थी जहाँ उसकी माँ ने उसे गोद में खिलाया था। यही वो जगह थी जहाँ उसके पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उसकी आंखें भर आई। सास संगत, माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। सर्दियों के रास्ते में उसे अपने आंचल में समेटकर सुलाती हुई माँ, कुछ पल के लिए उसका दिल डगमगाया। सास संगत, लेकिन तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। भावनाओं में मत खोना बेटा, भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती है। ऋतिक ने गहरी सांस ली, अपने आंसू सास संगत जी पोंछे। अब वो इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला है और अब उसे अपना जीवन अकेले ही जीना है। सास संगत, वह मुड़ा और गांव से बाहर कच्ची सड़क की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादे मजबूत। कई घंटों तक वो चलता रहा। रास्ते में खेत आए, पेड़ आए, छोटे छोटे रास्ते आए, लेकिन वो बिना रुके चलता रहा। आखिरकार दोपहर के समय में सास संगत, वो शहर पहुंच गया। ये शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के मुकाबले ये उसके लिए पूरी तरह नई दुनिया थी। चारों तरफ शोर था, गाड़ियां चल रही थी, लोग जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे थे। सास संगत जी, ऋतिक थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड की रौनक कुछ और ही थी। कोई बस से उतर रहा था, कोई बस में चढ़ रहा था। कहीं सास संगत फल की रेडी लगी थी, कहीं चाय की दुकान खुली हुई। कोई जूते पॉलिश कर रहा था। सड़क की इस सास संगत भागदौड़ और चहल पहल में कुछ फलों के लिए सास संगत ऋतिक अपने सारे दुख भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लेकिन तभी उसे याद आया वो यहाँ काम की तलाश में आया है। अब उसका ध्यान बदल गया। वो इधर उधर देखने लगा, कहाँ कहाँ मिल सकता है, कौन सा काम वो कर सकता है। सर्दियों का मौसम था, दिन भी जल्दी ढलने लगता था। ऋतिक ने हिम्मत जुटाई और बस स्टैंड के पास बनी दुकानों में काम पूछने लगा। कहीं बोला गया अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं कहा गया तो बहुत छोटा है, कहीं साफ मना कर दिया गया। सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।